हेलो एवरीवन। तो ये गैप फिलिंग सीरीज की वीडियो 2 है पॉलिटी की। तो हमने जो पॉलिटी 1 की वीडियो थी, पार्ट 1 की, उसमें डिस्कस किया था चैप्टर 1 एंड 2 विच इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें चैप्टर 3 4 सिटीजनशिप तक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चैप्टर 3 एंड 4 में क्या क्या था, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ गैप फिलिंग सीरीज क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी टेस्ट्स आप देते हो तो उनकी जो लर्निंग्स होती है वो वन लाइनर्स में आपको लिखी गई है, ताकि अगर इन पॉइंटर्स पे क्वेश्चन बनता है, और यूजुअली इन्हीं पॉइंटर्स पे क्वेश्चन बनता है, तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, उस स्टेटमेंट को सही कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। इसको करने के बाद अगर आप रिवाइज करते हो लक्ष्मीकांत को, तो आपका काफी जल्दी रिवीजन हो जाता है इन कंपैरिजन टू व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट। तो शुरू करते हैं कि सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल से जो जो पॉइंटर्स हमें लर्निंग, जो जो लर्निंग है वो इसमें लिखी गई है पॉइंटर वाइज, ठीक है। तो अब ये जैसे नाइन्थ स्केड्यूल है, नाइन्थ स्केड्यूल हमने पढ़ा था कि नाइन्थ स्केड्यूल में वो लॉज आते हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में नाइन्थ स्केड्यूल आया था। तो ये हमारे यूपीएससी का क्वेश्चन भी था लास्ट ईयर। तो अगर ये स्टेटमेंट आई कि नाइन्थ स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बार्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू में नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आईआर कोएलो केस में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो आएगा नाइन्थ स्केड्यूल जुडिशियल रिव्यू के अंदर। लेकिन उसमें कुछ रूल्स हैं कि अगर वो वायलेट करेगा 14, 19, 21 को, देन इट कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू, अदरवाइज डोंट, ठीक है। और सारे जो इंडिपेंडेंस जितने भी एक्ट हैं वो सारे इंक्लूडेड नहीं होंगे इसमें। तो कौन से एक्ट इंक्लूडेड होंगे? जो कि केशवानंद भारती की जो जजमेंट है उसके बाद के जो एक्ट आए हैं, सिर्फ वही इंक्लूडेड होंगे, दैट इज 24 अप्रैल 1973। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के 1951 में नाइन्थ स्केड्यूल ऐड हुआ था, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। और फिर ये आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो कौन से मिनिस्टर थे? होम मिनिस्टर थे, तो वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उनकी डेथ कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950 में। और क्या नॉन कांग्रेस मेंबर जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, तो क्या वो भी कैबिनेट में बैठे थे? तो हाँ, बैठे थे। जैसे बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल देखो, तो बी आर अम्बेडकर हमारी रिपब्लिकन पार्टी से थे, वो कांग्रेस के नहीं थे। उसके बाद भी वो लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के फर्स्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर आता है प्रोविजन के, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए थे, वो पूरी लिस्ट है, आप लिस्ट देखोगे। लेकिन इन पे क्वेश्चन यूजुअली बन जाता है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप है। अब सिंगल सिटीजनशिप कई लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई है, नहीं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करना है। सिमिलरली कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमारी कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वहां से हमने ये कॉन्करेंट लिस्ट उठाई है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, वो पूरी लिस्ट है लक्ष्मीकांत में, आप देखना। लेकिन ये इस दो एस्पेक्ट पे ही यूजुअली क्वेश्चन बन जाता है। अब जो फेडरल वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर आपको ये बोले कि फेडरलिज्म जो है पार्ट ऑफ, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यस, बट वर्ड फेडरल इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, द एसेंस इज देयर इन वेरियस आर्टिकल्स। फिर इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी देखेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कोऑपरेटिव बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, तो यस मिला हुआ है। कौन से अमेंडमेंट से मिला हुआ है? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2011 में, ठीक है। तो उसने 3 चेंजेस करे थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, 1907 वाले ने। कौन कौन से चेंजेस थे वो? इट मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 में ऐड किया गया था राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। और इसमें यह भी देखने वाली बात है कि सोवरेन स्टेट है इंडिया। तो अगर सोवरेन स्टेट है इंडिया, तो क्या इंडिया के पास ये ताकत है बिकॉज ऑफ बीइंग अ सोवरेन स्टेट दैट इट कैन एक्वायर द फॉरेन टेरिटरी? तो यस, इंडिया के पास पावर है, ठीक है। सोवरेन स्टेट का ये भी मतलब है कि अपने देश में तो सोवरेन रहना ही है, लेकिन जो देश के बाहर भी जो चीजें हैं उसको तुम एक्वायर कर सकते हो बाई फोर्स और बाई, मतलब कैसे भी करके, तो हाँ कर सकते हो। जैसे कि हमने सिक्किम को एक्वायर कर लिया था, तो वो भी हमारी सोवरेनिटी दिखाता है, हमें यूएन से पूछना नहीं पड़ा जब हम सिक्किम को एक्वायर कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक सोवरेन स्टेट का फीचर है। तो कई बार ये लोग गलत कर देते हैं कि सोवरेन स्टेट का ये मतलब थोड़ी ना कि हम जो है फॉरेन की टेरिटरी एक्वायर कर लें, तो भाई कर लेंगे, सोवरेनिटी का है ये फीचर। देन
एक डीपीएसपी इंक्लूड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, सीए में, ठीक है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इंक्लूड किया आर्टिकल 19 में एक, कि राइट टू फॉर्म, तो डीपीएसपी भी इंक्लूड करा था कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द एम ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 43 बी। तो जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे तो इस पे ध्यान रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो ये अमेंडमेंट में आया था। फिर और कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कौन सा ऐड हुआ पार्ट, पूरा ही एक पार्ट ऐड हो गया था 9th बी, ठीक है। 9th कौन सा है हमारा, पीआरआई है। 9th ए कौन सा है हमारा, म्युनिसिपैलिटीज है। फिर 9th बी कौन सा है हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये देखना है, तो ZH से ZT तक हमारे आर्टिकल्स हैं। फिर हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस। कौन से अमेंडमेंट में आई थी, 89th में, ठीक है। कौन से ईयर में, 2003 में। तो इस पे भी क्रोनोलॉजिकल वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं कि कब कब आया था, एनसीओबीसी, एनसी एससी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, ठीक है। अब इसके ड्यूटीज क्या होती हैं, टू सजेस्ट पीसा इम्प्लीमेंटेशन, पीसा इम्प्लीमेंटेशन को सजेस्ट करता है, इंक्वायर कंप्लेंट करता है। अब ये देखने वाली बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो प्रियम्बल में हमारे कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये सारे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट सोशलिस्ट। तो अगर ये आ गया कि सोशलिस्ट स्टेट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो नहीं है, सोशलिस्ट स्टेट इज नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा कैपिटलिज्म भी ठीक ठाक काम करता है, ऑल दो इट इज रिटर्न इन प्रियम्बल बट इट इज इनकरेक्ट। ठीक है। अब सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या दी गई है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल रिलीजन्स जो है, इक्विडिस्टेंट, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है ना, उन पे हम इन्फर करते हैं, जैसे 25, 26 हो गया, ठीक है, यूसीसी हो गया 44, तो इनसे हम इन्फर करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन नहीं दी गई है, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नहीं कंफ्यूज होना है। तो हमारा जो राइट टू वोट था 18 साल से ऊपर का, तो क्या ये शुरू से था आजादी के बाद से, नहीं, 21 साल था आजादी के बाद, 18 साल से हमारा हुआ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि 18 साल हमारा आजादी से, तो नहीं है, 21 साल था, 18 साल हमने रेज कम करी है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। फिर 5th स्केड्यूल में कौन कौन से 10 स्टेट्स आते हैं, ठीक है, ये देखने वाली बात है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि स्टेट दे दिया गया है और उसमें है कि नहीं है, पूछ लिया जाता है। तो आप ये देखें कौन कौन से आते हैं, ट्राइबल कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं। आंध्र प्रदेश में है ट्राइबल, यस। तेलंगाना में है, यस। उड़ीसा में है, यस। झारखंड में है, यस। छत्तीसगढ़ में है, यस। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो अब ये देखो इनमें कौन कौन से रीजन है, जैसे आंध्र प्रदेश में हमारा जो रायलसीमा वाला रीजन है, वहां पे बहुत ट्राइबल है। तेलंगाना में हमारा है ट्राइबल्स, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से टच होता है, रायलसीमा वाला रीजन। गुजरात में ट्राइबल्स हैं, यस, ठीक है। जूनागढ़ वाला जो इलाका है उसमें काफी ट्राइबल रहते हैं। फिर राजस्थान में है, यस, एसटीज हैं राजस्थान में, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में तो ट्राइबल है ही हैं काफी सारे, सबको पता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इनमें तो है ही ट्राइबल्स। महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में काफी ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी हिली स्टेट है, इसलिए ट्राइबल रहते हैं। अब लोग ये समझ लेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में तो भी तो बहुत सारे ट्राइबल हैं, उत्तराखंड में भी तो हैं, तो नहीं। तो आपको ये देख JNK में भी हैं ट्राइबल, ठीक है, गुजर बकरवाल हैं, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें। आप ये देखो 5th स्केड्यूल एरियाज में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, तो ये 10 स्टेट ही हैं बस। तो इन 10 को रट लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि कई सारे ऐसे स्टेट है जहाँ ट्राइबल रीजन्स हैं, मतलब ट्राइबल्स रहते हैं वहां पर, लेकिन वहाँ 5th स्केड्यूल इलाके नहीं है। आपको ये देखना है, जैसे लद्दाख है, लद्दाख में बोला जा रहा है कि हमें 6th स्केड्यूल का स्टेटस दो, तो वो इसमें नहीं आता है। जम्मू कश्मीर नहीं आता, लद्दाख नहीं आता है इसमें। तो ये देखना है, सिर्फ 10 स्टेट ही है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है क्या प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो यस। अब इसमें प्रेसिडेंट अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल नीडेड है, नहीं है, ठीक है। राज्यसभा एंड लोकसभा सेम पावर्स हैं, यस, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। फिर एक ये क्वेश्चन आता है कि रिटर्न नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या फिर रिजिड नेचर होना चाहिए पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के लिए, ठीक है। तो आप ये देखो कि रिजिड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करता है, रिटर्न नेचर करता है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का क्या मतलब है, इंडिया में है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, नहीं है, इंडिया में नहीं है। कहां पर है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ब्रिटेन में है, ठीक है, ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं है।
क्यों नहीं है इंडिया में? क्योंकि इंडिया में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए नहीं है। रिजिड का क्या मतलब है कि सिर्फ जो इस सेंटर है वो इतने लॉज बना सकता है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आसान नहीं है, बट इट डजेंट मैटर। रिटर्न नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी इट इज फ्लेक्सिबल इफेक्ट पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ब्रीच नहीं कर सकता पार्लियामेंट अगर रिटर्न है तो। ठीक है, जैसे यूके में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लेकिन यूएस में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। ठीक है, वहां जुडिशरी सुप्रीम है। तो इंडिया बीच में पड़ता है कि पार्लियामेंट बहुत ज्यादा पावर है यूके में और जुडिशरी बहुत ज्यादा पावर है यूएस में। तो इंडिया बीच में पड़ता है। ठीक है, कि हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है? एक तो लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट तो है ही है कि जहां भी आता है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू पीपल सोवरेनिटी रिकॉग्निशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीपल सोवरेन है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या चाइना में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? नहीं है। ठीक है, ऑल्दो चाइना हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, बट इट डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्यों? क्योंकि वहां पीपल सॉवरेनिटी नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है चाइना में। ठीक है, अब आप यूके का एग्जांपल लो, क्या यूके में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? तो यस है, इवन दो इट डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिटर्न नहीं है, स्टिल इट हैज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि वहां पीपल सॉवरेनिटी है और गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशन भी है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कौन से अमेंडमेंट एक्ट में खत्म हुआ? 44th में। तो कई लोग कंफ्यूज आते हैं कि 42nd में हुआ था, लेकिन नहीं, 44th में हुआ था। 44th मतलब 1978 में, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। और ये साइज ऑफ मिनिस्टर जो 15% ऑफ लोकसभा है, ये कौन से अमेंडमेंट में है? 91st में। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे उन पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ो तो ये मेजर मेजर अमेंडमेंट्स आप देखना। 4 नई लैंग्वेजेस जोड़ी थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, बीडीएमएस, बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली। और फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, ठीक है, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 52nd में, 1989 में। उसके पहले क्या चलता था? जब तक एंटी डिफेक्शन नहीं हुआ था, आयाराम गयाराम बहुत ज्यादा चलता था, उसके बाद काफी कम हो गया था। ईडब्ल्यूएस कोटा हमारा 103 में, और एनसीओबीसी हमारा 102 में, और जीएसटी 101 में। अब ये प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? हमें पता है कि सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है प्रियम्बल। अगर आता है क्वेश्चन ट्वाइस अमेंडेड ट्वाइस, तो गलत है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। कौन से वर्ड नए ऐड करे गए थे? सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सेक्युलर ऐड किया गया था, और इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। तो इसमें भी आ जाता है कि सोवरेन या फिर कुछ और ऐड किया गया था, नहीं, सिर्फ 3 वर्ड ऐड करे गए थे। ठीक है, फ्रेटर्निटी पहले से था। अब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? तो ये कौन से उसमें आया था कि पार्ट है? पार्ट है तो आया था केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती में बोला गया था कि पार्ट है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि पार्ट नहीं है। कौन से उसमें बोला गया? बेरूबारी यूनियन केस में। तो इसमें गोलकनाथ वगैरह बोल देते हैं, लेकिन आप ये देखो बेरूबारी यूनियन ऐसा है जिसमें पार्लियामेंट को पार्ट नहीं माना गया था। ठीक है, उसके बाद केशवानंद भारती ने बोल दिया था, उसके बाद इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है कि वी कंसीडर नाउ पार्लियामेंट एज ए प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल का ये क्वेश्चन आ जाता है कि इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। तो ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप प्रियम्बल पढ़ो, कि प्रियम्बल इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर, इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर, नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसका फिर पर्पज क्या है वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि पर्पज ऑफ तो कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे मैंने बताया था, एक लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे मेजर रूल होता है। फिर इंडिया की जो सेक्युलरिज्म की अप्रोच है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन तो नहीं है, तो हम कैसे उसे जज करते हैं? ठीक है, इट एम्स टू अवॉइड अननेसेसरी इंटरवेंशन इन रिलीजियस मैटर्स ऑफ बोथ माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटीज। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो आप इसको करेक्ट मानोगे, इनकरेक्ट मानोगे? ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आप बोलोगे कि सर कि सेक्युलरिज्म में तो स्टेट इंटरवीन करती है। हाँ, करती है, लेकिन आप ये देखो, अवॉइड अननेसेसरी इंटरवेंशन, अननेसेसरी इंटरवेंशन नहीं करती है, सिर्फ नेसेसरी इंटरवेंशन करती है। ठीक है, इंटरवेंशन प्रोहिबिटेड नहीं है।
तो इसमें क्या लॉजिक है, कौन कौन से केसेस में इंटरवेंशन होगी, कि सोशल इविल्स को रिमूव करने में इंटरवेंशन होगी किसी भी रिलीजन में जो होती हैं। इक्वल ट्रीटमेंट एंड रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म का पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं। फिर प्रियम्बल में क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताया हुआ है इसमें, ठीक है। कि प्रियम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन आप ये देखो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था सोर्स ऑफ पावर दिया गया है ऊपर, सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, कि पार्लियामेंट की ये पावर है, प्रियम्बल में नहीं बताया गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या पावर है, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां से अपनी पावर ले रहा है वो बताया गया है। ये कहां से बताया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, आप फंस जाते हैं लोग, ठीक है। इफ इट इज गिवन द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यस। इफ इट इज गिवन ए सोर्स ऑफ पावर ऑफ ए लेजिस्लेचर, नो, ठीक है। तो ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताता है, यस, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताएगा। फिर ऑब्जेक्टिव बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, यस बताता है, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ऑब्जेक्टिव है। डेट ऑफ एडॉप्शन बताता है 26 नवंबर 1949। फिर जो रिपब्लिक है प्रियम्बल में, उसका क्या मतलब है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डज ए रिपब्लिक मीन। रिपब्लिक में ये होता है कि इंडिया का जो हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होना चाहिए, बीट डायरेक्ट बीट इनडायरेक्ट डजेंट मैटर, ठीक है। तो 5 साल के लिए फिक्स पीरियड के लिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। फिर वेस्टिंग पॉलिटिकल सोवरेंटी इन द पीपल इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ रिपब्लिक, कि लोगों के हाथ में पावर है, ठीक है। किंग टाइप के वहां पे फेनोमेना नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे एंड बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। फिर एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन फॉर एवरी सिटीजन, कि कोई भी सिटीजन प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये 3 फंडामेंटल्स अगर किसी भी स्टेटमेंट में होते हैं तो वो रिपब्लिक है। अब इसको डिस्टॉर्ट करके यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें 3 चीजें, कि इलेक्टेड हेड होना चाहिए, पीपल सोवरेंटी होनी चाहिए, और पब्लिक ऑफिसेज सबके लिए ओपन होने चाहिए, ठीक है। लिबर्टी के 2 तरह की लिबर्टी होती है, जैसे पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी। तो इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये पॉजिटिव लिबर्टी है या नेगेटिव लिबर्टी है। नेगेटिव लिबर्टी क्या है, कि रेस्ट्रेंट ऑन स्टेट, की स्टेट ये चीज नहीं कर सकता है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, स्टेट को ये चीज करनी चाहिए, ठीक है, कि आप पैदा हुए हो, ठीक है, और उसके बाद आपको कोई राइट वायलेट कर रहा है जो आपके बर्थ राइट है, तो उसमें तो नेगेटिव लिबर्टी आती है कि कोई वायलेट नहीं कर सकता, स्टेट इंटरवीन करेगी। लेकिन कोई स्टेट ने वादा नहीं किया हुआ आपसे, कि जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, किसी ने बोला वादा नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी स्टेट प्रोवाइड करा रही है, तो दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। वो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, नहीं है, सॉरी, डीपीएसपी है। जैसे एफर्मेटिव एक्शन ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी हो गया, कि स्टेट अपने से प्रोवाइड करा रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग पॉजिटिव लिबर्टी हो गया। वेलफेयर स्टेट के जितने भी है, कि सोशल इकोनॉमिक राइट्स वगैरह, वो हमारा पॉजिटिव लिबर्टी हो गया। प्रोवाइडिंग बेसिक सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, टू इंडिविजुअल्स, जैसे पेंशन योजना वगैरह होगी, तो पॉजिटिव लिबर्टी हो गया, ठीक है। अब रियलाइजिंग फ्रीडम इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट इज नॉट ए फीचर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, इट इज अ फीचर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी का ये फीचर नहीं है। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या वो मेंशन है, तो हाँ, आर्टिकल 14 में मेंशन है। तो कहीं भी ये मेंशन आ जाता है तो लोग ये समझते हैं कि ये नहीं मेंशन होगा, लेकिन ये मेंशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। अब ये आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन कौन से प्रोविजन लिए हैं। तो फेडरल स्कीम लिया है वहां से, फेडरल स्कीम, ठीक है। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है वहां से, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया, कनाडा से हमने पढ़ा था, ठीक है। जुडिशरी पोजीशन हमने वहां से ली है, पब्लिक सर्विस कमीशन हमने वहां से लिया, इमरजेंसी प्रोविजन वहां से लिए हैं। अब ये देखो, इमरजेंसी प्रोविजन वहां से लिए हैं, लेकिन जर्मनी से क्या लिया था फिर, जर्मनी से हमने ये लिया था कि फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये चीज हमने जर्मनी से ली थी, कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट इमरजेंसी प्रोविजन आर टेकन फ्रॉम द 1935 एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है, कि कैबिनेट किस तरीके से काम करेगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब
सेक्रेटेरिएट किस तरीके से काम करेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया था 35 से। और अगर ये क्वेश्चन आ गया कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यूके में क्या है, यूके में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है वहां पर। तो ये हमारा लॉजिक गलत बैठ जाता है। तो यहाँ भी लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना ही जरूरी है, क्योंकि इंडिया में है तो लोगों को लगता है कि इंडिया में है तो वही सफिशिएंट है, तो इट इज नॉट द केस। अब ये आ जाता है कि जो सेकंड और थर्ड स्केड्यूल है उसमें कौन कौन सी लोग कॉमन है। तो कुछ जैसे सेकंड स्केड्यूल क्या, अलाउंसेस कितने मिलेंगे, एमोल्यूमेंट कितने मिलेंगे, तो उसकी जो लिस्ट है वो सेकंड स्केड्यूल में दे रखी है, थर्ड स्केड्यूल में ओथ्स दे रखी है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से कॉमन है। तो देखो, जज सुप्रीम कोर्ट के, जज हाई कोर्ट के और कैग कॉमन है, ठीक है। अब ये देखो कि एमोल्यूमेंट्स हमारे जो सेकंड स्केड्यूल में लिखे हुए हैं, तो क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि इनकी सैलरी ज्यादातर चार्ज होती है। तो आप ये देखो, जिनकी सैलरी चार्ज हो रही है ना मतलब कंसोलिडेटेड फंड पे, वो ज्यादातर हमारे सेकंड स्केड्यूल में आएंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, इनकी चार्ज होती है, यस, ठीक है। फिर स्पीकर लोकसभा राज्यसभा, इनकी चार्ज होती है, यस। फिर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट, स्टेट की चार्ज होती है, यस। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तुम कम नहीं कर सकते अनलेस फाइनेंशियल इमरजेंसी इज देयर। कैग की चार्ज होती है, यस। तो इन सब की सैलरी चार्ज होती है। तो ये एक लॉजिक से हम ये पता लगा सकते हैं कि सेकंड स्केड्यूल में आएंगे। लेकिन आप ये देखो कि ओथ एंड एफर्मेशन, अब ओथ कौन कौन लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेता है, यस। स्टेट मिनिस्टर ओथ लेते हैं, यस। आप ये देखो, स्पीकर ओथ लेता है क्या, स्पीकर ओथ लेता नहीं, लेता स्पीकर ओथ। लेकिन स्पीकर ओथ नहीं लेता तो स्पीकर आएगा ही नहीं थर्ड स्केड्यूल में, तो ये जितने भी स्पीकर वाले हैं तो सब खत्म हो गए। फिर कौन ओथ लेता है, एमपी ओथ लेता है, यस, ठीक है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर ओथ लेते हैं, यस। सुप्रीम कोर्ट जजेस ओथ लेते हैं, यस। कैग ओथ लेता है, यस। अब वो बहुत सारे लोग भी हैं कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ओथ लेते हैं, लेकिन उन उन वो जो है मतलब इलेक्टेड नहीं है। तो ये जो ओथ लेते हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो जो जो कॉमन है कि इसमें देखो, ओथ है, ओथ ये भी लेते हैं और इनकी चार्ज भी है, तो इसलिए ये तीन कॉमन है। तो इस तरीके से लॉजिक बढ़ा के कर लेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें क्या देखना है हमें कि टेरिटरी बड़ी होती है या यूनियन बड़ा होता है। टेरिटरी बड़ी होती है, क्यों बड़ी होती है, यूनियन में क्या है, सिर्फ स्टेट्स है, स्टेट्स को मिला के यूनियन बन जाता है। लेकिन टेरिटरी में उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे यूटी है, क्वाइट टेरिटरी है, ठीक है। तो ये सब भी हमारे आइलैंड्स हैं, वो टेरिटरी में आते हैं। So territory is a wider expression than Union of India because the latter includes only states while the former includes not only state but also UTs, territory that might be acquired. अब क्या इंडिया अपनी टेरिटरी को सीड कर सकता है? यस। जैसे हमने सोवरेन स्टेट में पढ़ा था, सोवरेनिटी का एक मतलब है कि इंडिया एक्वायर कर सकता है, और ठीक है, तो इंडिया एक्वायर कर सकता है तो सीड भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। वो सोवरेनिटी का पार्ट है कि मर्जी अप्लाई करना। फिर इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो कि सीड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 से हो सकती है। लेकिन ऐसा भी कोई है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर दे? यस, हो सकता है ये। किस केस में हो सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर दे? जब एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी हो, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी हो, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारी एक्ट हुआ था, ठीक है, 2011 में आई थिंक, जब हमने कुछ एनक्लेव्स उन्हें दिए थे, कुछ एनक्लेव्स उनसे लिए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया था। तो इट डजंट रिक्वायर एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। लेकिन सिर्फ सीड कर रहे, कुछ ले नहीं रहे हो वापस में, तो फिर अमेंडमेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे हमने बेरूबारी यूनियन, बेरूबारी पाकिस्तान को दे दिया था, द अर्स्टवाइल बांग्लादेश, तो उसमें ये था। फिर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस आ जाता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में लोग फंस जाते हैं, तो इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या है, दो पावर देते हैं पार्लियामेंट को कि पावर टू एडमिट इनटू यूनियन न्यू स्टेट, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे कि सिक्किम आया था, जब सिक्किम आया था तो कौन से आर्टिकल में आया होगा, सिक्किम पहले तो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था, तो आर्टिकल 2 में आया था। लेकिन जो प्रेजेंट स्टेट है, जैसे तेलंगाना बन गया, तेलंगाना के पहले क्या था, तेलंगाना के पहले आंध्र प्रदेश था, तो उसी में से काट छांट के बना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आर्टिकल 3 आएगा,
या फिर किसी स्टेट का जो एरिया है छोटा बड़ा कर दिया तो आर्टिकल 3 में आएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि द स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया as of now, if they come, then Article 2 is required. If the state which are already part of Union of India as of now, if their territory is amended or if the new states is carved out between those, तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। बिल कंटेम्पलेटिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कैन बी इंक्लूडेड बाय पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसीजर है कि अगर स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है तो क्या प्रोसीजर होगा कि पहले तो पार्लियामेंट की वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जाएगी, फिर उस स्टेट के पास रेफरल जाएगा, फिर वो स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में तुम्हें रिप्लाई देना है, उसके रिप्लाई के बाद प्रेसिडेंट अपना डिसीजन लेगा। ठीक है, और पार्लियामेंट उस पर लॉ पास करेगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। तो अब ये देखना है कि जब इतने सारे हमारे स्टेट बने हैं डिफरेंट ईयर्स में, तो वो रटने में काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो उसके लिए लिस्ट है। ठीक है, तो ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि टेरिटरीज कन्वर्टेड टू यूटी आजादी के बाद दो तरह की है। एक तो यूटीज बनी है डायरेक्टली, जो भी टेरिटरी काट के यूटी बना दी, फिर डायरेक्टली स्टेट बनी है कि यूटी नहीं बनी, डायरेक्ट स्टेट बना दी। कुछ ऐसे हैं जो पहले यूटी बनाए फिर बाद में स्टेट बनाए, पहले यूटी बनाए बाद में स्टेट बनाए। तो ये 3 कैटेगरीज है। तो इसमें देखो कि यूटी कौन कौन सी बनी थी पहले, जैसे दादरा नगर हवेली 61 में, 62 में, 62 में, 72 में। तो 1961 दादरा नगर हवेली, 1961 में गोवा दमन एंड दीव, फिर 1962 में पुडुचेरी। तो ये देखो चाइना के साथ जो वॉर हुई थी उसके आसपास की ये सारी घटनाक्रम है। ठीक है, फिर मिजोरम एंड नेफा विच इज अरुणाचल प्रदेश बिकेम यूटी। ठीक है, अब कुछ ऐसी यूटीज थी जो कि बनाई नहीं है आजादी के बाद, पहले से यूटी ही थी वो, कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ था आजादी के टाइम पे स्टेट का, तो पहले से यूटी थी, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल। ठीक है, एमटीएच, एमटीएच आप ध्यान रखें, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल, तो ये यूटी थी फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, और मेघालय ना यूटी थी ना स्टेट थी, वो सब स्टेट थी विद इन असम, सब स्टेट विद इन असम। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, तो यहां से क्लियर हो जाएगा, सब स्टेट विद इन असम थी। ठीक है, अब स्टेट में कौन कौन सी कब कब कन्वर्ट हुई, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इनको डिवाइड कर दिया गया था 1960 में, फिर 1963 में नागालैंड को स्टेट बनाया गया। अब देखो नागालैंड पहले यूटी नहीं थी, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, वो डायरेक्ट स्टेट बनी काट के असम में से। फिर हरियाणा पंजाब को डिवाइड किया गया 66 में, फिर 71 में हमारा हिमाचल प्रदेश बना। अब हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था फिर स्टेट बनाया। ठीक है, पहले से यूटी था फिर स्टेट बनाया। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, मणिपुर त्रिपुरा पहले से यूटी थे, उनको स्टेट बनाया। फिर मेघालय को सब स्टेट था असम का, उसको भी एक पूरा स्टेट बना दिया, फुल फ्लेजेड स्टेट। फिर 75 में उन्होंने सिक्किम को बनाया। फिर 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को भी बना दिया। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को भी बना दिया। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में, 2014 में तेलंगाना। तो जस्ट बाई लुकिंग एट दिस you need not revise like 5 pages of लक्ष्मीकांत after it। अब आते हैं सिटीजनशिप पे। सिटीजनशिप में क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है, जैसे पहला तो यही था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 18 साल वोटिंग एज कर दी गई थी। ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज किस पे अप्लाई होती हैं, फॉरेनर पे भी होती हैं क्या, नहीं, नॉट फॉर फॉरेनर्स, ओनली फॉर सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज आर अप्लाइड। ठीक है, फ्रेंडली एलियंस आर सब्जेक्ट टू दोज कंट्रीज। अब ये जो फॉरेनर होते हैं ना, ये भी 2 तरह के फॉरेनर होते हैं हमारे, एक तो फ्रेंडली एलियन हो गए और एक दूसरा क्या हो गया, एनिमी एलियंस। अब ये इनकी डेफिनेशन क्या है, फ्रेंडली एलियन वो है कि नॉर्मल कंट्री कोई भी है सब फ्रेंडली ही होती हैं, एनिमी जिनके साथ हम वॉर पे हैं, अगर वॉर नहीं है तो एनिमी नहीं होगा। ठीक है, फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी इसको। तो फ्रेंडली एलियंस आर सब्जेक्ट टू दोज कंट्री विच हैव कॉर्डियल रिलेशन विद इंडिया, एनिमी एलियन विच आर सब्जेक्ट टू कंट्री दैट इज एट वॉर विद इंडिया। अब एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन में डिफरेंस इन राइट्स है, तो यस, कौन से राइट्स का डिफरेंस है ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमें पता है कि फॉरेनर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ फंडामेंटल राइट एंजॉय करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कौन से राइट एंजॉय नहीं करते हैं, तो रट लो, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 15, 16 तो आपको पता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो कर सकते हैं, 19 मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि कोई भी फॉरेनर आके गाली देना शुरू कर दे इंडिया में गवर्नमेंट को तो नहीं चलेगा।
और 2930 क्यों? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चर हम फॉरेनर का क्यों प्रोटेक्ट करें, अपने कंट्री का करेंगे, तो इसलिए फॉरेनर को नहीं मिलते राइट। लेकिन इसके बाद भी फॉरेनर को बाकी जैसे 22 राइट मिलता है फॉरेनर को, लेकिन एनिमी जो फॉरेनर है, एनिमी एलियन है, उसको 22 नहीं मिलेगा। 22 अभी 22 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि अगर हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान का कोई नागरिक इंडिया में पकड़ा गया, तो क्या उसे हम अरेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे यूएस का कोई बंदा आ गया, ठीक है, यूएस से हमारी लड़ाई नहीं चल रही है, तो क्या हम उसे भी अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं, उसे नहीं कर सकते। मतलब उसमें फिर अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर उसने कुछ वायलेट किया हो तभी कर सकते हो। लेकिन अब पाकिस्तानी अगर लड़ाई चल रही है तो कैसा भी हो, चाहे उसने कुछ वायलेट किया हो, चाहे उसने कानून तोड़ा हो, नहीं तोड़ा हो, हम अरेस्ट कर सकते हैं उसे अगर लड़ाई चल रही है तो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। देखो, कमेंसमेंट के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सिटीजन होंगे कौन नहीं होंगे वो डिफाइन किया है। यस, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है, उसके बाद का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन उस पर साइलेंट रहता है, उस पर ये बोलता है कि पार्लियामेंट देखेगा। पार्लियामेंट को पावर उसने डेलीगेट कर दी। अब फिर पार्लियामेंट ने कौन से रूल्स बनाए, कानून बनाए हैं उसने पार्लियामेंट ने, जैसे सिटीजनशिप एक्ट हमारा 1955 में आया था। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट आए, तो अभी सीए जो है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये भी उसी का पार्ट है। 2019 में आया था जो। अब ये ओसीआई कार्ड होल्डर जो है, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ओसीआई और एनआरआई में डिफरेंस हो जाता है। तो इसमें देखो, ओसीआई एनआरआई का क्या मतलब है। एनआरआई वो बंदा है जो इंडियन सिटीजन है लेकिन विदेश में रह रहा है, बस। ओसीआई कौन है? कि जो इंडियन सिटीजन नहीं है, दे आर इंडियन सिटीजन एनआरआई, बट ओसीआई आर नॉट इंडियन सिटीजन्स। लेकिन इन्हें ओसीआई कार्ड होल्डर मिला क्यों है? क्योंकि इनके माँ बाप, परदादा, दादा जो है कभी इंडियन रहे होंगे, मतलब इनकी चमड़ी जो है इंडियन है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर है। तो क्या ओसीआई कार्ड होल्डर सबको मिल जाता है? नहीं। तो गवर्नमेंट किसी को दे सकती है, मना भी कर सकती है, ठीक है। क्यों मना कर सकती है? अगर वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर कोई फालतू का एनजीओ चला रहा है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो गवर्नमेंट मना कर सकती है, हम नहीं दे रहे ओसीआई कार्ड होल्डर और फिर ओसीआई कार्ड होल्डर जो है, उसकी क्या राइट्स नहीं है जो एनआरआई के राइट्स हैं। जैसे वोटिंग का राइट नहीं है, एनआरआई क्या वोट कर सकते हैं? हाँ, इंडिया में आ जाओ, वोट कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। और एमएलए एमपी नहीं बन सकते ओसीआई कार्ड होल्डर, मतलब वो इंडियन के सिटीजन ही नहीं है, तो क्यों बनेंगे? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का तो मतलब ही नहीं है, जज वगैरह भी नहीं बन सकते, ठीक है। अब जो मिशनरी वर्क है ना, वो भी नहीं कर सकते, माउंटेनियरिंग नहीं कर सकते, जर्नलिज्म नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कि जर्नलिज्म का क्या मतलब है, कि ओसीआई है, अगर वो यूएस सिटीजन है, वो इंडिया में आके जो है इंडिया को तोड़ने की कोशिश करे, तुम्हें क्या पता है वो सीआईए का एजेंट है नहीं है? यू डोंट नो इट। बेशक वो इंडियन है, थे उसके माँ बाप, लेकिन अभी सीआईए के बेस पे काम कर रहे हो, यू डोंट नो। तो उसके लिए क्या चाहिए? कर सकता है, लेकिन प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। तो अगर ये आए कि किसी भी केस में नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है, कि अगर गवर्नमेंट की परमिशन ले ली उसने तो कर सकता है। तो इस पॉइंट पे स्पेसिफिकली ओसीआई कार्ड पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर पब्लिक सर्विसेज पोस्ट इन कनेक्शन टू अफेयर्स, जैसे आईएएस आईपीएस बन सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है। फिर कहीं उसको जाना है, जैसे कोई प्रोटेक्टेड इलाका है, ठीक है, तो वहां पे परमिशन लेके जाएगा, कि विदाउट परमिशन ही कैन नॉट एंटर, ठीक है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वो नहीं कर सकता होल्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी उसके पास तो करोड़ों रुपए हैं भाई, वो सारे फार्मर्स की प्रॉपर्टी ले जाएगा, फार्मर क्या करेंगे? तो इसलिए फार्म हाउस वगैरह एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ये एक्वायर नहीं कर सकते ओसीआई कार्ड होल्डर। एनआरआई कर सकता है, यस। क्यों कर सकता है एनआरआई? बिकॉज इट इज ए इंडियन सिटीजन। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपल्सरी रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अब ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर सिटीजन को रजिस्टर कर सकती है। तो ये बीच में जो सीए में मुद्दे उठे थे, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट जो है इंटरफियर कर रही है, कागज मांग रही है, तो भाई गवर्नमेंट मांग सकती है। लिखा हुआ है वहां पे, सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है प्रॉपरली, कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट इशू कर सकती है और हर आदमी को कंपल्सरी रजिस्टर कर सकती है, सबके कागज देख सकती है, ठीक है, लिखा हुआ है। और फिर कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं करती है, ये देखना है, होम अफेयर्स की ड्यूटी है ये,
तो कई लोगों को लगता है कि फॉरेन अफेयर्स करती है, नहीं, इंडियन होम मिनिस्ट्री। व्हेन फॉरेन टेरिटरी बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। अब यह देखो कि मान लो हमने कब्जा कर लिया पीओके पे, पीओके पे कब्जा कर लिया हमने, तो क्या जितने भी लोग हैं सिटीजन हैं पीओके के, वो सारे क्या इंडियन सिटीजन हो जाएंगे? देन नहीं। फिर जो गवर्नमेंट है ना हमारी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किन लोगों को सिटीजनशिप देनी है, किन लोगों को उसमें भी नहीं देनी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि हमने पीओके एक्वायर किया, उसमें भी कुछ टेररिस्ट हो सकते हैं। मान लो 20% जनता टेररिस्ट है, अभी भी जो है रेडिकल है, तो उसको तो हम सिटीजनशिप दे नहीं सकते। जो कि लिबरल है, जनता है, इंडिया के साथ आना चाहती है, उसी को तो सिटीजनशिप देंगे हम, अगर पीओके को एक्वायर कर लिया तो। बाकियों को निकाल देंगे बाहर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब कहते हैं कि इसमें पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, नहीं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात देखने वाली है। अब ये सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है? तो लोगों को लगा 1935, नहीं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है हमने। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अगर है तो उसमें राइट टू वोट तो सबको पता है कि राइट टू वोट है एवरी एडल्ट सिटीजन। लेकिन उसमें क्या राइट टू कंटेस्ट भी बोला गया है? तो नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डज नॉट इंक्लूड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो आपको ये देखना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट क्या है। और जो नेहरू रिपोर्ट थी हमारी, जो 1928 में आई थी, तो क्या उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बोला था? तो यस बोला था। इसमें नेहरू रिपोर्ट में एक और चीज देखनी है, तो इन्होंने सेक्युलरिज्म के बारे में भी बात करी थी कि इंडिया व्हेन इट विल बिकम इंडिपेंडेंट इट विल बी अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, तो ये हमारा सिटीजनशिप तक कंप्लीट हो गया। आगे हम फंडामेंटल राइट डीपीएसपी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।